आइए हम लोग जो आपका प्रत्येक दिन का करंट अफेयर्स आ रहा था सारथी फॉर सिविल सर्विस दिल्ली मुखर्जी नगर के केंद्र से, आज का जो 17 मार्च 2023 का जो करंट अफेयर्स है वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आप 3 से 4 न्यूज ऐसे थे जिन्हें आपको जानना चाहिए। पहला जो न्यूज था आपका फ्लोर टेस्ट, एक न्यूज था आपका फ्लोर टेस्ट। दूसरा, नोबेल कमेटी के उप प्रमुख का भारत आगमन, यह भी न्यूज था। तीसरा, स्विस बैंक, यहां भी यह जो बैंक है दिवालिये की स्थिति में है, तो यह भी न्यूज था। और खासकर यूपीएससी के दृष्टिकोण से तो जितनी बैंकिंग सेक्टर का न्यूज मिल रहा है, आप क्या करें कि एक साथ उसे कंपाइल करते चले, क्योंकि आप जब 28 मई को जब आप प्री देते जाएंगे तो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर, नेशनल इंटरनेशनल इशू से रिलेटेड बैंकिंग सेक्टर का जो होगा वह 4 से 5 क्वेश्चन दिखाई पड़ जाएगा। इसलिए इस चैप्टर को बैंकिंग मुद्रा वाला जो एरिया है उसे अच्छे से करते चलना चाहिए। एक न्यूज था काला सागर में ड्रोन रिपर या मार गिराया गया था, यह भी न्यूज आज कंटिन्यू हो रहा है। तो देखिए यह न्यूज मैं न्यूज नहीं बताऊंगा, यहाँ का भूगोल समझा दूंगा कि भूगोल, क्योंकि काला सागर के आसपास में कौन कौन से देश है ये आपको जानना चाहिए। दूसरा, क्योंकि पिछले बार यूपीएससी ने पूछा कि अफगानिस्तान से किस देश का बाउंड्री लगता है, बात समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन अगर जिनसे गलती हो गया होगा तो हो सकता है वह एक क्वेश्चन से यूपीएससी का प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे। तो इसलिए हमेशा ध्यान देना है कि भूगोल को साथ लेकर पढ़ें, और जब भूगोल को साथ इंक्लूड करके पढ़ेंगे तो यह क्या होगा, सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट आपके लिए रुचिकर हो जाएगा। तो ये 4 न्यूज था। हम लोग बात करते हैं पहला न्यूज का, फ्लोर टेस्ट। ठीक है, अब पूछे आपसे कि फ्लोर टेस्ट क्या होता है। एक छोटा सा, कोई भी व्यक्ति आपसे उम्मीद रखेगा कि आप सिविल सर्विस के स्टूडेंट हैं, कमीशन, कोई भी कमीशन का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपसे उम्मीद करेगा कि अच्छा बताइए, आप पॉलिटी पढ़ गए हैं, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं, तो फ्लोर टेस्ट क्या होता है। एक छोटा सा वर्ड, वो व्यक्ति आपसे उम्मीद करेगा कि इसकी जानकारी आपके पास होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि इसका मूल जो टारगेट होता है कि सरकार के पास, वह स्टेट में हो या केंद्र में हो, सरकार के पास विश्वास है या नहीं। अगर कोई पूछे आपसे कि फ्लोर टेस्ट क्या होता है, तो आप उनको सरल भाषा में जवाब दे सकते हैं, बता सकती हैं कि सर फ्लोर टेस्ट उसे कहा जाता है, इसके माध्यम से यह जाना जाता है या चेक किया जाता है कि राज्य की सरकार या संघ की, केंद्र की सरकार यानी संघ सरकार, वह बहुमत में है या नहीं है, बहुमत में है या विश्वास प्राप्त है या नहीं है, ये चीज टेस्ट किया जाता है। अगर सरल भाषा में कहेंगे तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए कहते हैं कि बहुमत सिद्ध करिए। आप कहते हैं राज्यपाल महोदय कि आपके पास सरकार चलाने के लिए बहुमत है या नहीं है, तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि यह न्यूज महाराष्ट्र को लेकर अभी बार बार सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आ रहा है इस पर, तो इसलिए क्योंकि यूपीएससी के लिए भी उपयोगी है, स्टेट के लिए भी उपयोगी है। तो जब भी कोई पूछे आपसे फ्लोर टेस्ट, तो एक लाइन में आपको जवाब देना है कि सर सरकार को बहुमत सिद्ध करना होता है, चाहे संघ की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, बस इतना, सिर्फ कि बहुमत सिद्ध करना है, बस इतना भी अगर आपको याद होगा तो आप क्या कर सकते हैं कि उसके उनको सेटिस्फाइड कर सकते हैं, कर सकती हैं। ये हमारा न्यूज था फ्लोर टेस्ट। तो उम्मीद है कि फ्लोर टेस्ट समझ में आ गया होगा, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला जो हमारा न्यूज है, नोबेल कमेटी के उप प्रमुख का भारत आगमन। यह न्यूज, अब न्यूज में एक पर्सनालिटी है लेकिन उससे कई सारे चीज जुड़े हुए हैं। पढ़ा है कि नॉर्वे की नोबेल कमेटी के उप प्रमुख एलेन टोजे, नाम क्या है, एस्ले टोजे नाम है उनका, ध्यान रखिएगा, टोजे नॉर्वे के हैं, नोबेल उप कमेटी के उप प्रमुख हैं एस्ले टोजे, भारत आगमन हुआ। आने के बाद इन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर यूक्रेन और रशिया जो समस्या है, उस समस्या पे माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं कि वैश्विक स्तर पर शांति की बात कर रहे हैं, कि सभी चीजों का रास्ता शांति से निकाला जा सकता है, लड़ाई कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसका ये चर्चा कर रहे थे। अब मैंने कहा कि ठीक है, ये नोबेल कमेटी के उप प्रमुख एस्ले टोजे भारत आए हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अगर नोबेल से रिलेटेड कोई जानकारी हो, मैं बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूं, बस एक बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए कि इसमें अल्फ्रेड नोबेल, तो अल्फ्रेड नोबेल साहब
एक ऐसे वैज्ञानिक या साइंटिस्ट थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो याद रखिएगा कि डायनामाइट के आविष्कार करने अल्फ्रेड नोबेल साहब थे और यह स्वीडन में इनका जन्म हुआ था। एक बात इतना। दूसरा लाइन हुआ क्या कि जब इनकी आयु बढ़ते गई तो इन्होंने जितना पैसा कमाया था तो एक वसीयत तैयार करवाया। 1895 में अल्फ्रेड नोबेल महोदय ने एक वसीयत तैयार किया और उसमें लिखा गया था कि जितना हमारी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, जो यह क्या करेंगे कि एक ऐसा पुरस्कार दिया जाएगा उन्हें जो पिछले वर्ष में मानव जाति के लिए सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया होगा। कह रहा है नोबेल इसलिए दिया गया कि उनके वसीयत में लिखा गया है कि मेरा पूरा प्रॉपर्टी उन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो पिछले साल, प्रत्येक पिछले साल में मानव जाति के लिए बहुत बड़ा कल्याण किया होगा या लाभ पहुंचाने का काम किया होगा। अगर नोबेल के जितने भी वैज्ञानिक होते हैं आप देखे होंगे कि वैश्विक कल्याण उसमें जुड़ा हुआ है, वैश्विक लाभ जुड़ा होता है। तो इसी उद्देश्य से नोबेल प्राइज का शुरुआत किया गया। तो यह उद्देश्य था उसका, अल्फ्रेड नोबेल साहब के, जो डायनामाइट के आविष्कारक थे। बहुत बड़ा क्रांति था उनके साथ साथ पूरे वैश्विक दृष्टिकोण से। ये दूसरा कि 1896 में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद फिर अगला आया कि पहली बार 1901 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह याद रखिएगा। एक चीज कि जो शांति का जो नोबेल दिया जाता है वह नॉर्वेजियन नोबेल समिति, नॉर्वे के द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह भी आपको याद रखना चाहिए और एग्जाम में पूछे जाते हैं कि शांति का जो नोबेल है कहां से दिया जाता है, तो नॉर्वे से दिया जाता है, यह याद रखिएगा। अभी जो नोबेल है पहले प्रारंभ में 5 क्षेत्रों के लिए दिया जाता था, लेकिन आगे चल के अर्थशास्त्र को भी इसमें जोड़ दिया गया। तो फिर शांति का बात आया, तो इसीलिए मैंने 2022 में आपसे पूछ दिया जाएगा कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है। तो याद रखना है, एक व्यक्ति हैं और 2 मानवाधिकार संगठन हैं। तो एलन वालियान्स्की ये ऐसे व्यक्ति हैं जो बेलारूस के हैं। इन्हें नोबेल शांति का नोबेल दिया गया। एक मेमोरियल नाम का एक संगठन है रूस का, जो मानवाधिकार संगठन है, तो मेमोरियल को याद रखना है। तीसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, यह यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन है। यह तीनों, एक व्यक्ति और 2 संगठन को 2022 के में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये मैंने आपको क्यों डाटा, आपको जानकारी होना चाहिए 2022 के बारे में। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इतना जानकारी देने के बाद अब हुआ कि भाई भारत में किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है, किस क्षेत्र में मिला है, कब मिला है और कहां के हैं। तो ये आपको एक टेबुलेशन मैंने बनाया है और उम्मीद है कि यह टेबुलेशन अगर इससे रिलेटेड छोटा छोटा जानकारी हो सकता है इंटरव्यू में पूछ दे, प्रारंभिक परीक्षा में पूछ दे, तो यह आपके डाटा और टेबुलेशन ऐसे जनरल नॉलेज के लिए भी उपयोगी हो जाता है। क्योंकि भारत की बात आ रहा है तो भारत जानते ही हैं, मैंने कल भी कहा कि भारत हर क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर एक अपना झंडा, भारत का झंडा गाड़ने का काम किया, अपना पहचान बनाने का काम किया है अपने मेहनत और अपने लगन के माध्यम से। तो ये जो नोबेल के क्षेत्र में हम भारतीय कहाँ हैं, ये आपका प्रश्न होना चाहिए। तो देखिए, अगर नोबेल मान लिया जाए कि आप ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे तो आप भी नोबेल तक तो नहीं, आपका जो क्षेत्र है रमन मैग्सेसे अवार्ड तक पहुंच सकते हैं। कई सारे भारत के समाज से सुधारक और प्रशासनिक अधिकारी को रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आप भी जब आप अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगे तो वहां तक पहुंच सकते हैं। अब आया कि भारतवासी को कौन कौन क्षेत्र है, किस क्षेत्र में नोबेल मिला और कब कब मिला है, तो इसको ध्यान रखना चाहिए। आपको पता ही होगा, पहले व्यक्ति हैं रविंद्रनाथ टैगोर, लिखा हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर। साहित्य के क्षेत्र में 1913 में मिला है और ये पश्चिम बंगाल से थे, पहला व्यक्ति हो गए। दूसरा सीवी रमन साहब को मिला है, ये भौतिकी के क्षेत्र में मिला हुआ है और 1930 में मिला है और ये तमिलनाडु से थे, दूसरा व्यक्ति हो गए। तीसरा जो व्यक्ति है हरगोविंद खुराना साहब है, ये चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल मिला और कब मिला है, तो 1968 में मिला है। और ये अमेरिकी भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल से है लेकिन है कहाँ के नागरिक, अमेरिका के हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। मदर टेरेसा के को शांति के लिए क्षेत्र में मिला, शांति को क्षेत्र में मिला है। और
79 79, और ये, हाँ, और ये भारत से हैं। एस चंद्रशेखर साहब को याद, चंद्रशेखर लिमिट जो आपका, वह भी पूछा जाता है कई बार प्रश्न में, विशेषकर वनडे एग्जाम में, और आपका कमीशन, स्टेट कमीशन के में कई बार पूछे गए हैं। यह भौतिकी के क्षेत्र में इनको नोबेल दिया गया 1983 में। यह भी अमेरिकी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। अमर्त्य सेन साहब को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्राप्त हुआ और 1998 में मिला है, और ये पश्चिम बंगाल से थे, पश्चिम बंगाल से हैं, सॉरी, अभी भी। और वेंकी रामाकृष्णन लिखा हुआ है, जिन्हें रसायन शास्त्र के क्षेत्र में मिला, 2009 में मिला है, और यूनाइटेड किंगडम ये के नागरिक है, भारतीय मूल के, ये इतना। और लास्ट में मैंने लिखा है कैलाश सत्यार्थी साहब को, बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता है ये, और काफी बच्चों के लिए काम करते हैं, तो ये शांति के क्षेत्र में मिला है, और ये 2014 में मिला है, ये मध्य प्रदेश से। तो उम्मीद है कि ये जो टेबुलेशन है, आप अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से एट ए ग्लांस अगर आप देख लेते हैं, तो उम्मीद करूंगा कि इतने सारे भारतवासी ने नोबेल के क्षेत्र में काम किया और यहां तक पहुंचने का काम किया, और भारत का प्रतिष्ठा वैश्विक स्तर पहुंचाने का काम किया। तो आप सबसे भी ये आशा रहेगा कि जब आप ब्यूरोक्रेट्स हो जाएंगे, प्रशासनिक अधिकारी हो जाएं, तो इतना वेस्ट से वेस्ट दें, इतना वेस्ट अपना वर्क स्टाइल को बना ले कि आने वाला भारत, आने वाला युवा पीढ़ी, आने वाला हमारा समाज आपको भी अच्छे तरीके से याद रखे। हमेशा आप पर भारतवासी, हम सभी भारतवासी आप पर गर्व करें कि हमारा जो विद्यार्थी है, हम इस तरीके से उन्होंने प्रशासन को डील किया कि आज रमन मैग्सेस या अवार्ड से सम्मानित हो रहे हैं। तो यह भी आपके लिए उपयोगी हो सकता है, आपके करियर से रिलेटेड, क्योंकि प्रेरणा कहीं से भी कभी भी मिल सकता है। ये एक न्यूज था, एक छोटा सा न्यूज है। कल भी हमने जम्मू कश्मीर के दर्रे के बारे में एक ट्रिक से समझाने का काम किया था, एक जोजी लॉ के बारे में चर्चा आया है। तो इसमें है क्या कि श्रीनगर कारगिल लेह मार्ग पर स्थित है, यह आपको पूछा जा सकता है कि जोजी लॉ कहां पे स्थित है। श्रीनगर कारगिल लेह मार्ग पर स्थित है, और इसे खोल दिया गया क्योंकि बर्फ के समय में बंद कर दिया जाता था, क्योंकि इसका ऊंचाई देखेंगे तो समुद्र तल से 11,650 फीट की ऊंचाई पर है, और 6 जनवरी को इसे बंद कर दिया गया था। इससे पहले लंबे समय तक ले बंद रहता था, लेकिन इस बार जोजी लॉ को जल्द ही खोल दिया गया है। तो यह भी न्यूज आपको श्रीनगर कारगिल लेह मार्ग पर होने के कारण मुझे लगा कि कई बार इस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि इसे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इस न्यूज को बना देता हूं। अगला जो हमारा न्यूज है, स्विस बैंक। अब बात आया कि अमेरिकी बैंक तो दिवालिया की तरफ बढ़ ही रही थी, अब यह मामला यह घूम गया छड़ी किसकी तरफ, यूरोप की तरफ चला गया है। अब यहां भी यह इस दिवालिया की स्थिति बनना शुरू हो गया है। तो स्विट्जरलैंड की एक दूसरी बड़ी बैंक है क्रेडिट स्विस, या ये जो बैंक है आपसे क्रेडिट स्विस। अब आपको यूपीएससी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपीएससी जो 28 मई को दे रहे हैं, कृपया प्लीज जितने बैंकिंग का न्यूज आपको मिल रहा है, बैंकिंग से रिलेटेड, इंटरनेशनल एग्रीमेंट से रिलेटेड, बैंकिंग और बेसल मानक को पूरा कर रहा है, जो भी आपको न्यूज मिल रहा है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, घट रही है, उसका प्रभाव क्या होगा, ये सारे न्यूज आप क्या करें कि एक पेज पर 1-1.5 साल के करेंट से लिंक करके, ट्रेडिशन के साथ लिंक करके रख लें, और उम्मीद करूंगा कि 5 क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। 4 से 5 क्वेश्चन मुद्रा और बैंकिंग से हमेशा मिल जाएगा। तो इसको अच्छे से याद करिए, या समझने का है तो आप समझ भी लीजिए। हमने कहा कि क्रेडिट स्विस, ये पूछेगा कि क्रेडिट स्विस कहां की बैंक है, तो बताना है कि सर स्विट्जरलैंड का बैंक है। इसने क्या किया है कि अपने वित्तीय हालत खराब होने के कारण वहां की जो सेंट्रल बैंक है, वहां से $54 अरब का कर्ज लेने का ऐलान किया है, क्योंकि अगर वित्तीय स्थिति खराब हो रहा है तब तो $54 अरब का लोन इसे लेने का जरूरी पड़ गया। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि क्रेडिट स्विस बैंक कहां का है, क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा कि अमेरिका के कई सारे बैंक दिवालिया की स्थिति में थे, तो क्रेडिट स्विस बैंक स्विट्जरलैंड के बैंक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा कि क्रेडिट स्विस बैंक के सबसे बड़े जो शेयर होल्डर है सऊदी नेशनल बैंक है। कौन सा बैंक है भाई, सऊदी नेशनल बैंक है, और इसने कहा कि हम आपको वित्तीय सहायता अभी करने की स्थिति में नहीं है।
तो यह न्यूज आपके लिए उपयोगी था। दूसरा लाइन इससे रिलेटेड। तीसरा कि क्रेडिट स्विस के जो प्रेसिडेंट है, जो अध्यक्ष हैं, एक्सल हेलमैन है। कौन है? एक्सल हेलमैन। यह भी याद रखिएगा, यह भी न्यूज आपके लिए उपयोगी हो जाता है, एक्सल हेलमैन। तो यह भी पर्सनालिटी, 3 न्यूज था इसमें। तो तीनों न्यूज को आप अच्छे से, एक कि क्रेडिट स्विस स्विट्जरलैंड का बैंक है, सऊदी नेशनल बैंक यह सबसे बड़ा उसका शेयर होल्डर है। दूसरा, तीसरा आपको बताना है कि सर क्रेडिट स्विस बैंक के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है एक्सल हेलमैन। क्या नाम है? एक्सल हेलमैन। यह 3 लाइन आपको याद रखना चाहिए। चौथा जो न्यूज था उसी से लिंक करके कि उसने कहा कि भाई अमेरिका का जो चर्चा था वह वहां से हटकर यूरोप की तरफ चला गया। तो यहां पे अमेरिका के जो वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री जेनेट एलन, क्या नाम है? तो थोड़ा इन्हें भी याद रखिएगा, जेनेट एलन। यह 4 जो शब्द है, 4 जो टर्मिनोलॉजी मैंने निकाला, इस पर ध्यान रखेंगे और रिवीजन करते चलेंगे तो आपका यह न्यूज, अगर इस तरह का कोई न्यूज बनता है तो आप आसानी से उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। ये यहां तक बात समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत नहीं किसी को? चलिए, और उम्मीद है कि आप शनिवार के दिन रिवीजन जरूर करते होंगे और रविवार के दिन प्रैक्टिस सेशन आप रखिए। 2 चीज, क्योंकि कितना पढ़ते हैं उससे कोई मायने नहीं है। अगर आप प्री के लिए या मेंस के लिए प्रैक्टिस सेशन ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, आप घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो सारा नॉलेज बेकार हो जाएगा। मान लिया जाए कि बहुत बड़े अच्छे खिलाड़ी होते सचिन तेंदुलकर और मैदान में पसीना नहीं बहाए होते तो आज क्रिकेट के भगवान नहीं कहे जाते, क्योंकि वह प्रैक्टिस ही था कि उन्हें अच्छा परफॉर्मेंस करने का मौका दिया। सारा कला वहीं से सीखे थे कि कहां कहां कौन कौन से कमी रह जाता था, जिसके वजह से कई बार 99 के चक्कर उनको लग जाता था। तो आपको भी कई बार क्या होगा कि एक एक नंबर से आप क्या होता है कि होते हैं कि प्री फेल कर जाते हैं, कई बार मेंस फेल कर जाते हैं, कई बार इंटरव्यू से वापस आ जाते हैं। तो आपको अपने स्ट्रेटजी का हमेशा मूल्यांकन करते रहना चाहिए और प्रैक्टिस जरूर करिए। और बात मुझे लगता है कि आपको मैं जो भी स्टेटमेंट दे रहा हूं आपके लिए और आपके हित में है, तो आप क्या करें कि शनिवार को रिवीजन मोड में रखें और रविवार को प्रैक्टिस, क्योंकि प्री के लिए भी प्रैक्टिस करना होगा और मेंस के लिए भी प्रैक्टिस सेशन जरूरी है। और संडे को ही आप क्या करिए कि एस्से के लिए 2-4 मित्र को बुलाइए और जो भी एक सप्ताह का करंट है उस पर आप क्या करें, आपस में चर्चा कर जाए, तो इससे एस्से वाला एरिया भी आपका ठीक हो जाएगा। यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूज की तरफ। हमारा न्यूज है काला सागर में ड्रोन रिपोर्ट। तो देखिए, यह ड्रोन रिपोर्ट अगर पूछना चाहेगा तो ड्रोन रिपोर्ट पूछ सकता है कि भाई अमेरिका का ड्रोन है, इसने एक वन डे एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन यूपीएससी, यूपीपीसीएस या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, आप देखे होंगे इस बार बिहार का भी क्वेश्चन कि उसने भी अपना रूप रंग बदल दिया है। अगर अच्छे से अध्ययन नहीं करेंगे तो बिहार में आसान नहीं है प्रारंभिक परीक्षा को पास करना। तो हमने कहा कि थोड़ा सा भूगोल बताया जाए, काला सागर के बारे में भूगोल बताया जाए। तो सागर और सागर से रिलेशन अगर देखेंगे, सागर का सागर से मिलना, सोचिए कितना मजा आता है। जिस दिन आपका मिलन कहां होगा आपका मिलन? अरे भाई बोलिए, मिलन होगा आपका लवासना में, धौलपुर हाउस में मिलन होगा। बिहार लोक सेवा आयोग के जो कार्यालय है वहां इंटरव्यू टीम से मिलन होगा, तो इलाहाबाद में मिलन होगा। तो इसी तरीके से आप भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने एम के साथ, अपने किताबों के साथ मिलन कर लीजिए और सही स्ट्रेटजी के साथ। पता नहीं कि आप जिग जैग चल रहे हैं तो आपको लंबा लग जाएगा। जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं जाएंगे। तो अब आया कि भूगोल हम लोग समझते हैं। भूगोल में तो काला सागर, तो काला सागर देखिए, काला सागर से नॉर्थ में आप देखेंगे तो अजोब सागर दिखाई पड़ेगा, वह इससे जुड़ा हुआ है। तो काला सागर, अजोब सागर एक। दूसरा कि काला सागर मरमरा सागर से भी जुड़ा हुआ है साउथ में, और इसको जोड़ने का काम करता है बास्पोरस जल संधि। तो अजोब सागर भी देखना है, मरमरा सागर को भी ध्यान रखना है और बास्पोरस जल संधि को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। यह समझ में आ गया होगा। पूछे कि बास्पोरस जल संधि किससे जोड़ता है काला सागर को? मरमरा सागर से। एक, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आपको मैंने इसके जस्ट बात, सागर के सागर से मिलने की मजा आप सोच ही रहे होंगे कि क्या होता है, समझ में आ रहा होगा। तो अब आया कि अच्छा, काला सागर के आसपास में कौन कौन से देश हैं, उसकी सीमा जहां लगा हुआ है, तो आप देखते चलिए। एक है आपका रूस है, यह भी लगा हुआ है। दूसरा आप जॉर्जिया है, यह भी लगा हुआ है। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिस है।
यह भी लिख दिया मैंने, जिसको मतलब आपको याद करना चाहिए। तुर्की सबको याद ही रहता है, तो रसिया, जॉर्जिया और तुर्की का सीमा लग रहा है। जॉर्जिया और रूस, जॉर्जिया, तुर्की। तुर्की से जब आप इधर आ जाएंगे तो यहाँ मरमरा सागर से ऊपर बुल्गारिया लगता है। बुल्गारिया का भी सीमा आपको काला सागर से लगता है, और बुल्गारिया का जो राजधानी है सोफिया है, यह भी ध्यान रखिएगा, मैंने लिख दिया है। और बुल्गारिया से जस्ट ऊपर देखेंगे तो रोमानिया, रोमानिया का भी सीमा लगता है, और रोमानिया का राजधानी बुखारेस्ट है, यह भी याद रखिएगा। और यूक्रेन, यूक्रेन का तो सीमा लग ही रहा है। तो आप देख लीजिए कि मैंने काला सागर से रिलेटेड 2 सागरों को मिलाया है, बाकी 1 2 3 4 5 6 देश का बाउंड्री लग रहा है। तो यह भी हमने आपको समझा देने का काम किया कि छोटा सा जानकारी आपको भूगोल, क्योंकि यूपीएससी जब अफगानिस्तान के सीमा पूछ सकता है तो यहाँ तो समझ ही रहे होंगे कि यूक्रेन समस्या है और नए नए समस्या यहाँ दिखाई पड़ रहा है। और जब आपका भूगोल अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आईआर का सेगमेंट आपका बेहतर होते चला जाएगा। जब भी कोई न्यूज अगर आईआर से रिलेटेड है तो वहां निश्चित है कि आपको भूगोल समझना चाहिए, भूगोल देखना चाहिए, और इससे कई सारे नॉलेज, इंटरेस्ट बढ़ते चले जाएंगे। तो यह मैंने कहा कि आपको इस डायमेंशन में समझाएं, जिसके लिए आपके लिए या जिससे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी हो जाएगा। मैं जो बता रहा हूं वो सब के सब आपके एग्जाम के लिए ही उपयोगी है। अब आया कि यूक्रेन से लगने वाले देश, एक यह भी भौगोलिक सीमा पूछ सकता है। कारण क्या है कि यह कंटिन्यू चर्चा में बना हुआ है। तो पूछ दे आपसे, एटेंडम कोई पूछ दे कि यूक्रेन से सीमा किस किस देश को लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा पेशेंस हिल जाता है। तो हम क्यों ना बार बार थोड़ा सा अभ्यास करते चले। तो मैं साथ में सोचा कि भूगोल का भी अभ्यास करंट के साथ साथ अभ्यास कराते चलूं। तो इसके साथ देखेंगे तो रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, यह टोटल 7 देश है। इसका नाम याद रखिएगा। तो यह आपको इससे भी आपका होते चला जाएगा, लोकेट कर लेंगे, याद कर लेंगे कि यूक्रेन से लगने वाले कौन कौन से देश हैं। आज का न्यूज इतना ही, और उम्मीद करूंगा कि आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा, और आपके इधर जो भी एग्जाम है, यूपीपीसीएस है और यूपीएससी है, और साथ में आने वाला 30 सितंबर को बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। तो इस क्रम में आप क्या करें कि पीटी कम मेंस दोनों की तैयारी रखें, जैसा कि होना चाहिए एग्जाम का पैटर्न, यह दोनों काम करें। और लास्ट में यही कहूंगा कि आप सारथी फॉर सिविल सर्विस जो दिल्ली मुखर्जी नगर के केंद्र में प्रयासरत है, आप सबके करियर के लिए, और एक सारथी, आपको नाम ही है छोटा सा सारथी, मैं सारथी का बहुत बड़ा अर्थ होता है, लेकिन छोटा सा प्रयास करूंगा कि आप मेरे बताए हुए नॉलेज आपके करियर के लिए उपयोगी हो जाए। इसलिए जितने लोग भी यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्लीज कृपया लाइक और सब्सक्राइब के साथ साथ आप इसे शेयर करें और अपने मित्रों को भी बताएं कि भाई मुखर्जी नगर के केंद्र सारथी फॉर सिविल सर्विस के माध्यम से करेंट के साथ साथ और जो बेसिक जानकारी है वो मिल रहा है, अच्छे से मिल रहा होगा। और किसी तरह का कोई सुझाव आप देना चाहते हैं कि और बेहतर कराने के लिए, तो आप मुझे सुझाव भी दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें, अपने हेल्थ का ख्याल रखें, और साथ साथ परिवार को बेहतर दशा में लाने के लिए आप अपने एम पर ध्यान रखें। धन्यवाद।